जी, प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो सूरत हाल है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ शमशाद अहमद साहब मौजूद हैं। तो शमशाद साहब, बात कर रहे थे हम कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है या डिप्लोमेसी है उसमें कहाँ कमी देखते हैं कि इंडिया हम पे इल्ज़ाम लगाता है दहशतगर्दी का, जबकि हम खुद दहशतगर्दी का विक्टिम है। हम अपना मुकदमा क्यों नहीं दुनिया के सामने रख सके, हालांकि हम खुद बहुत बड़े विक्टिम हैं? बस एक ही बात है कि हम अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हैं। अदरवाइज दुनिया में जितने वेल लोकेटेड हैं, मैं जो हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो इंडिया की नहीं है। इंडिया इज़ द मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। जोग्राफी पे जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ पहाड़ हैं ऊंचे, जी, दूसरी तरफ चीन है, जी, तीसरी तरफ पाकिस्तान है और आगे समुद्र है। ऐसे हम देखें कि हम समुद्र भी है, जी, जमीनी तौर पर हम लिंक्ड हैं हर रीजन के साथ। ठीक, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, रेलवे से, समुद्र के जरिए से, बाय एयर, और अफ्रीका के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, जितना पाकिस्तान एक तरह से यानी ब्रिज हेड है दुनिया के लिए, हमने उसका फायदा नहीं उठाया। सही, किसने नहीं उठाया? सियासतदानों ने, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया पहले दिन से लेकर 47 से लेकर ये मुशर्रफ तक ये सिलसिला यही रहा। वो लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ अयूब खान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को ऊंचा दिखाया था, ये सिर्फ उसके पीरियड में गोल्डन पीरियड था। उसने मईशत के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग था और हर लिहाज से। लेकिन जब भी सियासतदान आए, भुट्टो ने भी बेड़ा गर्क किया। भुट्टो ने बहुत मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उसने तो फिर किस किस्म का सबसे पहले तो ये था कि उसने याया के साथ मिलकर आधा मुल्क नुआया। इस वजह से वो चाहता था प्राइम मिनिस्टर खुद बनना, लेकिन उसको वोट नहीं मिला इलेक्शन में, 1970 के इलेक्शन में। वो मुजीबुर रहमान को मिला। तो मुजीबुर रहमान को जिस तरह आजकल के हालात वही सिचुएशन है, तो उस मुजीब को डिप्राइव करने के लिए उसको जो वोट मिला था, जो पॉपुलर वोट था, इमरान खुद भी कहता है ना कि तो मसलत है मेरी। जो वो है ना भुट्टो, उसने वो फिर आधा मुल्क कटवा के आधे का प्राइम मिनिस्टर बन गया। और मेरे पास वो कहानियां हैं कि वो भुट्टो अकबर मुफ्ती को क्या कहा करता था, उसके बाद सारी चीजें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन ये अंदर से हम इतने कमजोर सियासतदानों ने किया है। मैं बार बार लोग मुझे कहते हैं कि मैं फौज की तारीफ करता हूं, मैं क्योंकि फौज ना होती तो ये मुल्क ना होता, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी लोकेशन का मुल्क है जहां फौज के बगैर हम, अगर हमारी फौज नहीं होगी तो या हमारे दुश्मन की होगी फौज या हमारे किसी बड़े नेबर की होगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि सियासतदानों का जो फैसला या जो उनकी डिप्लोमेसी है, वो किरदार जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। अब मैं आपसे थोड़ा सा तारीख में ले जाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि जब एटमी धमाके करने थे तो क्या तब फॉरेन प्रेशर नहीं था पाकिस्तान के ऊपर? ये फिर कैसे हो गए? मैं बताता हूँ। अगर सियासतदान जो है वो इतने, उनका किरदार नहीं रहा है। देखिए, बात यह है, उस वक्त मैं आई वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द होल थिंग। उस वक्त नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और ये जरा तफसील से बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए 11 मई को, तो हम लोग, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ था, तो अलमाती कजाकिस्तान गए हुए थे, ECO की समिट थी वहाँ। तो वहाँ हमें पता चला, तो मैं भागा नवाज शरीफ के कमरे में गया। मैंने उनको जाकर बताया कि इंडिया ने टेस्ट कर दिए हैं। तो उन्होंने पूछा फिर हमें क्या करना है? मैंने कहा जी ऐसे जवाब देना है। तो मैंने ये करके तो हम वापस जल्दी पाकिस्तान वापस आ गए और फौज ने सब आपकी तैयारी कर चुकी थी। जहांगीर करामत आर्मी चीफ थे, हर चीज़ तैयार करके रखी हुई थी न्यूक्लियर टेस्ट, यानी अपना हिसाब साफ करने के लिए। लेकिन फैसला हमने करना था कि करने हैं टेस्ट या नहीं करने। उस वक्त सिचुएशन ये थी कि सियासतदान, जो 90% सियासतदान नवाज शरीफ के थे, जो वो कहते थे मियां साहब ना करना, मर जावांगे। सब डरते थे अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ने तड़ी दे दी थी कि अमेरिका गंदा बच्चा है। पैसों को भी ऑफर की थी कि $5 अरब नहीं, ये सब गप्पे मारने वाली बातें हैं। वो दूसरे तरीके से था कि भी आपको, अगर आपने किए तो आप पर सैंक्शंस लग जाएंगी, अगर आपने ना किए तो आपको वो कैलकुलेट कर लिया, आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, आपको कोई पाबंदियां नहीं लगेंगी, आपको होगा। तो ये सब चीजें चल रही थी। हमें अमेरिका का डेलीगेशन आ गया, उसने हम पर दबाव डाला। हमने किसी को ये नहीं कहा कि हम टेस्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने नवाज शरीफ को भी सिर्फ एक फिक्रा लिख के दे दिया था जिसमें ये था, वी आर इन नो हरी,
हम अपना फैसला सोच के करेंगे, बस ये जवाब देते थे। यानी हम कोई लड़ाई नहीं, ये डिप्लोमेटिक तरीका होता है कि मसले को आगे लटकाना। तो हमने 17 दिन ले लिए और इस दौरान 17 दिनों में मैं चाइना जाके चाइनीज को बताया कि हमने टेस्ट करने और वापस आ गया। उसके बाद फिर यहाँ अपने साइंसदानों को तैयार करके फौज ने सब चीजें तैयार कर दी हमें जो मिलना था। और फिर 27 मई को हम तैयारी में थे, हर चीज था। 27 मई को ये वाकया बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें इसराइल का नाम भी है कि 27 मई को मैं दफ्तर बैठता था, उन दिनों में रात तक बैठा रहता था दफ्तर। तो मुझे फोन आता है GHQ से, जनरल तौकीर ज़िया थे जो DG मिलिट्री ऑपरेशन था। उन्होंने कहा कि सर हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि इंडिया और इसराइल आज रात हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला करने वाले। हाँ, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग। तो मैंने पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो जहाज कोई नहीं है। कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मैंने कहा हाँ ये दुरुस्त है। ठीक है। ये 12 बजे की बात है रात की। मैंने उसी वक्त इंडियन हाई कमिश्नर को हाई फॉरेन ऑफिस बुलाया और मैंने उसको ये बताया कि ये हमें इतला मिली है, जाओ अपनी गवर्नमेंट को बता दो कि अगर आपके जहन में इस किस्म की कोई चीज प्लान है तो जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो अनइमेजिनेबल मैग्नीट्यूड, तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने ये तड़ी लगा दी। उसके बाद फिर मैंने अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाया, उसको मैंने बता दिया कि हमें ये है। उसके बाद रशियन को बुलाया, फिर मैंने कोफी अनान जो सेक्रेटरी जनरल थे उसको उसका चीफ ऑफ स्टाफ था हमारा पाकिस्तानी, उसके जरिए से फोन करके कह दिया। अपने सफीर से जो न्यूयॉर्क में था CNN पे कहलवा दिया कि इसराइल और इंडिया हम पर हमला करने वाले हैं। तो ये सारा दुनिया में प्रेम्प्ट करने के लिए जो शोर था वो मैंने डाल दिया। आई वोक अप द वर्ल्ड। और सुबह 5 बजे या 6 बजे तक मुझे हर तरफ से जवाब आ गया। यानी अमेरिकनों तो ये कर दिया कि हमारा सफीर था अपना रियाज खोकर, उसकी डायरेक्ट बात इसराइली एम्बेसडर से करवा दी वाशिंगटन। और उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ ही उसने उसी वक्त इसराइली एम्बेसडर ने रियाज खोकर की बात अपने आर्मी चीफ से करवा दी तेल अवीव में, तो उसने भी कहा बिल्कुल नहीं। उधर से चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि नेतन्याहू वहां गया हुआ था बीजिंग, कि हमने उससे पूछा है, वो कहता है नहीं। तो बस तो इस तरह ये हो गया। यानी आपका उसमें बड़ा रोल अहम रहा। नहीं, मेरा तो रोल ये था ना कि क्राइसिस हल कर दिया। बिल्कुल। और असल तो कम टाइम में फैसला तो नवाज शरीफ ने करना था ना, तो अभी तक फैसला नहीं हुआ था। लेकिन सुबह 9 बजे मैं ले गया नवाज शरीफ को, नेशनल डिफेंस कॉलेज लेके जाना था और फॉरेन मिनिस्टर भी साथ थे। हम गए वहाँ, तो जो वहाँ फौजी अंडर ट्रेनिंग अफसर, यंग अफसर थे, उन्होंने बड़ी शोर डालना शुरू कर दिया, डू इट नाउ के नारे लगाए कि देर क्यों कर रहे हो तुम लोग, टेस्ट क्यों नहीं कर रहे। जब ये हो रहा तो जब वो खत्म हुई तकरीब तो बाहर आके कॉफी के लिए आए, तो नवाज शरीफ बेचारा पसीने गर्मी का मौसम था। तो खैर उसके बाद उन्होंने पानी पी रहे थे, तो मुझे कहते हैं शमशाद साहब तुम मेरे नाल आ जाओ। जो भी कोई प्रॉब्लम होता सी ना तो मैंने नाल बालन दसन। मुझे गाड़ी में मुश्किल टाइम, और साथ साथ जहांगीर करामत को कहा कि जन साहब आप भी आ जाएं। तो हम दोनों को वो अपने दफ्तर ले गए। वहां जाके अपने दफ्तर बैठ गए, ऐसा इधर मैसा इधर अपना जन करामत, जन साहब क्या करना है। उन्होंने जो बात उनकी स्टैंड थी, उन्होंने DCC में भी वही बात कही थी कि हमने सारी तैयारी करके रख दी है, हर चीज प्रोग्राम तैयार है। जब भी आप, जो फैसला आपका है आपने करना है, बस सिर्फ आप देख लीजिए फैसला करने से पहले कि आप आया के अफोर्ड कर सकते हैं, जो कीमत देनी पड़ेगी, बस ये करके। तो नवाज शरीफ ने मेरी तरफ, शमशाद साहब, मैंने कहा जी कि आज़ादी और बका की कोई कीमत नहीं होती। एक फिक्रा मैंने कहा सिर्फ ये कि देयर इज नो प्राइस फॉर योर इंडिपेंडेंस एंड सर्वाइवल। बस नवाज शरीफ कहा थैंक यू। और शाम को 3:15 बजे टेस्ट हो गए, 28 की दिन था, तो वो टेस्ट हो गए। तो सारा क्रेडिट ऑब्वियसली नवाज शरीफ को जाता है। अगरचे ये मैं जरूर कहूंगा कि इसमें भुट्टो का था न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में, असल उसने शुरू किया था। जब इंडिया ने 74 में पहला टेस्ट किया था, उसके बाद भुट्टो ने कह दिया था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम न्यूक्लियर एटम बम लेंगे। तो भुट्टो ने एटम बम बना लिया था। और फिर वो एटम बम जो था, हमने टेस्ट तो 98 में किए हैं ना, लेकिन जो अंदरूनी टेस्ट होते हैं, कोल्ड टेस्ट कहते हैं उसको, वो ज़िया के ज़माने में हुआ था। वो 83 में 84 में एक खाने करके वो टेस्ट हमने कर लिए थे, जो अपनी तसल्ली के लिए कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। तो ये था बस न्यूक्लियर का तरीका। सही। अच्छा, कारगिल के वाक़े के हवाले से भी बड़ी मतलब जमगोइयाँ होती हैं,
तो असल में पाकिस्तान की कारगिल के पे पोजीशन क्या थी कि हम मतलब विनिंग सिचुएशन में थे जैसे कहा जाता है, या हमारी आप डिप्लोमेटिकली उसको कैसे देखते थे? देखिए, कारगिल का मसला शुरू होने से पहले ये चीज़ याद रखिए कि एक ट्रेडिशन है, इंडिया हमेशा पाकिस्तान की कमज़ोरी से एडवांटेज लेता है। ठीक। जब 1972 में हम टूट फूट का शिकार हुए, आधा मुल्क कट गया, तो भुट्टो गया इंदिरा गांधी से मिलने, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, तो उस रात को डिले करके सारा, तो इंडिया ने बहुत चोटियां जो थी हमारे पास थी, जो कारगिल की, कारगिल का शहर सिर्फ इंडिया की साइड था, चोटियां सारी हमारे पास थी। ठीक। लेकिन वो सारी चोटियां उन्होंने काबू कर ली। अच्छा, ओके। ये फिर उसके बाद 83 में 84 में सियाचिन छीन लिया हमसे, और वो भी हमारे पास होता था। सारी दुनिया जो एक्सपेडिशन भेजती थी हमसे इजाज़त लेती थी, मगर ये हमसे छीन लिया 84 में। फिर एक और इलाका है यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, चोर बटरा, वो भी छीन लिया। तो इस किस्म के वाक़यात हो रहे थे। तो हमारी फ़ौज के लोगों ने ज़िया के ज़माने में ज़िया को एक स्कीम दी थी कि हम ये वापस लेते हैं करके। ज़िया ने कहा कि नहीं, जंग नहीं हम अफोर्ड कर सकते। उसके बाद फिर जब बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर बनी तो फौज ने फिर उसको कहा, उसने भी कहा, अक्लमंद औरत थी, उसने भी कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, जंग हो जाएगी। लेकिन जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना तो उस वक्त मुशर्रफ को बनाया था आर्मी चीफ, तो उसने किसी को बताया नहीं, ना नवाज शरीफ को, और लॉन्च कर दिया। किसी को एतमाद में नहीं, वो नहीं है। लेकिन वो यानी मैं कम से कम, मुझे नहीं पता था, ना फॉरेन मिनिस्टर को पता था, ना प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे नहीं पता, मगर मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने नवाज शरीफ को ब्रीफ किया था। वो ये कहता है कि केल कश्मीर में जगह है, वहाँ मैंने नवाज शरीफ को बुलाया था, और राजा गजनफर, वो क्या था, राजा जफरुल्लाह के, उन दो को मैंने कहा कि असल समझने वाले तो या मुझे बुलाते जो या सरताज उसको रेलेवेंट लोग, और उनको बुला के जब ब्रीफिंग दी तो ये अब बात ये निकलती है। तो नवाज शरीफ ने सोचा कि जब वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, नीलम वैली की लाइन ऑफ कम्युनिकेशन अंडर कांस्टेंट आर्टिलरी थ्रेट है, तो हम वो कर रहे हैं, प्रिकॉशंस है, तो नवाज शरीफ ने सोचा कि सड़क बनाने की बात हो रही है। अच्छा। तो उसने वहां सड़कें बना दी। अच्छा। और सड़कें, तो ये उसकी सोच थी। तो मकसद ये है। तो उसके बाद जब हमने इस दौरान लाहौर समिट करवाई वाजपेयी के साथ, बहुत बड़ा सक्सेसफुल एक बड़े इंडिया के साथ अमन की बात की। मैं तो हमेशा अमन के लिए कोशिश करता था, लेकिन 3 महीने यानी फरवरी में हमने वो साइन किया, मार्च में हम कोलंबो से आते हैं इंडिया के साथ बातचीत करके, तो पता चलता है कारगिल हो गया। तो फिर मई 99 में पहली ब्रीफिंग हुई हमारी ओजड़ी कैंप में, और वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर भी था, अपना जो थे प्राइम मिनिस्टर था, और ये जो थे मजीद मलिक थे, जनरल मजीद मलिक, जो किस चीज़ के मिनिस्टर थे। तो इस तरह काफ़ी कश्मीर अफेयर, और इस तरह जो जनरल थे टॉप के वो थे। तो हमें ब्रीफिंग दी गई। तो जब ये कहा गया कि हमने इंडिया को पकड़ लिया है ऐसी जगह से कि अब दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती, तो मैंने फिर नवाज शरीफ, क्योंकि वो मजीद मलिक कहता था कि व्हाट इफ इंडिया रिस्पॉन्ड्स ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ जाए तो जंग छिड़ जाएगी, उसमें न्यूक्लियर बन चुके थे हम, इस वजह से बहुत बड़ा खतरा था। तो मैंने फिर नवाज शरीफ से कहा कि जी जो ये बातें चोटियां हमारी थी, फौज ने आपकी ने वो चोटियां ले ली हैं, तो आप कैसे उनको कह सकते हैं कि ये वापस? मैंने कहा जी आप ले लें। तो उसने अप्रूव कर दिया, दुआ मांगी। अच्छा। और हाँ, मरी रोड का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया गया, उसी वो हो गया। तो हम बड़ा खुश हुए। मेरे जिम्मे लगा कि मैंने दुनिया को बताना है कि जी ये हम नहीं हैं, ये मुजाहिदीन हैं। तो वो मैंने एक हफ्ता तो किया, और 8-9 दिन के बाद पता चलता है कि इंडिया ने जो हमारे लोग थे उनको भून के रख दिया। उनको ना आर्टिलरी कवर दिया, ना राशन दिया। वो बेचारे बल्ती जो थे वो ऊपर बैठे बैठे उन्होंने भून दिया, और यंग अफसर बॉडी बैग्स आने शुरू हुए। तो फिर मैंने नवाज शरीफ को कहा कि वी हैव टू रीविजिट। और फिर कुछ दिनों बाद मुशर्रफ खुद, सरताज अजीज मेरे साथ, हमने बैठ के इंडिकेट करता था कि कोई हल तलाश किया जाए निकलने का। तो वो फिर खैर हम तो क्या करते, फिर आखिर में जून के ये हम तो मई में सारा सिलसिला शुरू हुआ, जून में फिर ये हुआ
कि जनरल ज़ीनी था जो सेंटकॉम का कमांडर, वो आया मुशर्रफ से मिला और मुशर्रफ ने उसको कहा कि भाई तुम, ये हमें नहीं बताया, वो अच्छा उसने अपनी किताब में लिखा है कि मुशर्रफ ने मुझे कहा कि क्लिंटन को कहो कि इसमें इंटरव्यू डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली। और फिर उसके बाद उधर नवाज शरीफ जो था वो अपनी, उसने क्लिंटन के साथ अलग से कांटेक्ट था, वो मेरा ख्याल तारक फातमी वगैरह के साथ मिलके, तो वो क्लिंटन से गुफ्तगू कर रहा था कि तुम चाहे मुझे इनवाइट करो या ना करो, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ का ये था कि जल्दी से खत्म होना चाहिए। तो ये सोच तो ठीक थी, मगर मैंने इस सोच को दूसरे तरीके से हल किया था। ये जून के वस्त में जब ये एक झगड़ा हुआ यहाँ लाहौर गवर्नर हाउस में, तीनों सर्विसेज चीफ्स आपस में लड़ पड़े। एडमिरल याया ने कहा मुशर्रफ को कि तुमने किस मकसद के लिए कारगिल ये किया था, क्या मकसद था तुम्हारा, इस पे दोनों लड़ पड़े। तो फिर नवाज शरीफ ने छुड़ाया और हम आ गए बाहर। तो फिर मैंने नवाज शरीफ को कहा कि मैं जाके इस्लामाबाद आपकी बात वाजपेयी से करवाता हूँ, हम बायलैटरली मसले को खत्म करेंगे। और मैंने जाके वो किया। तो इससे पहले जब ये, हाँ ये इससे पहले तो वाजपेयी ने अपना बंदा भिजवा दिया। तो हमने बैक चैनल की और वो था RK मिश्रा था वाजपेयी का जो पर्सनल असिस्टेंट था, वो आ गया। और हमारी तरफ से नियाज नायक थे हमारे पुराने फॉरेन सेक्रेटरी। तो इन दोनों ने नवाज शरीफ और हम सब ने मिलकर इस्लामाबाद में एक एग्रीमेंट कर लिया। सही, एक एग्रीमेंट ऐसा था जिससे हमने वापस करना था कारगिल से, और इंडिया और पाकिस्तान वापस लाहौर प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे ताकि हम बातचीत मसले हल करेंगे। और वो एग्रीमेंट हमने प्लान किया कि जब चाइना जा रहे हैं, जाते हुए हम इंडिया के ऊपर से मैसेज देंगे गुडविल का वाजपेयी को। उसके जवाब में वाजपेयी नवाज शरीफ को इनवाइट करेगा कि वापसी में तुम यहाँ रुको दिल्ली, और हम मेहमान नवाजी का मौका दो। तो वो हो गया। तो एक जो ड्राफ्ट था वो अभी वाजपेयी को दिखाने के लिए मिश्रा ने कहा कि वो हो जाए तो मैं फैक्स करूंगा। वो था वाजपेयी का जवाब जिसमें उसने इनवाइट करना था वो। और मैं नवाज शरीफ के घर पे उस फैक्स का इंतजार कर रहा था रात को, चाइना जाने से पहले। रात के 10 बजे वो आया मैसेज। जब मैंने देखा तो वो ड्राफ्ट बदल चुका था, जो हमने लिखा था वो नहीं था, वो था उसमें कि एग्रेशन खत्म करो, बस वन थिंग। तो वो हमें हैरानी थी कि ये कैसे हो गया। वर्किंग हुई भी थी। वो हुआ ये कि हम में से वही टीम जो होती है, ये सरताज अजीज और तारक फातमी, इन्होंने अमेरिकनों को बता दिया था कि हमने बायलैटरली फैसला कर लिया है। अमेरिका ने कहा, प्रेसिडेंट क्लिंटन था उस वक्त, तो फिर हमें क्यों छेड़ा? नहीं, हमें क्या छोड़ा, हमने उस वक्त नहीं छेड़ा, अभी नहीं ना छेड़ा था। ये प्रोसेस तो चल रहा था 13 जून के बाद 20 जून तक। तो ये जो था बात की बात है, 25 जून 26 जून की बात है। तो वो हुआ ये कि उसने वाजपेयी को फोन किया क्लिंटन ने, और उनके बंदे भी तो बता रहे थे उनको, रीजन में आए हुए थे, इंडिया भी पाकिस्तान फिर रहे थे, वो उन्हें सब बता दिया कि ये इंडिया पाकिस्तान ने हल कर लिया है। तो वो फिर क्लिंटन ने वाजपेयी को कहा कि मैं तुम्हें पाकिस्तान के साथ मसला हल करवा के दूंगा, तुम ये बायलैटरली ना करो। तो इस तरह वो बायलैटरल खत्म हो गया। और फिर वो बायलैटरल ये नवाज शरीफ वहाँ चले गए, तो वहाँ फिर वो फैसला करवा दिया, यूनिलैटरल विथड्रॉल हो गई। अच्छा, अमन की क्लिंटन इस वजह से था। अब आप ये पूछेंगे क्यों क्लिंटन को? क्लिंटन का उन दिनों वो मोनिका लेविंस्की का स्कैंडल चल रहा था, इम्पीचमेंट वाला। वो एक आलमी सतह पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू करना चाहता था, जिसके बाद वो ही मैनेज टू सक्सीड। बस बात ये है। सही। अच्छा, अमन की कोशिश के हवाले से भी आपने भी तज़किरा किया कि अमन की कोशिश पाकिस्तान पहले भी करता रहा माजी में, तो अभी पाकिस्तान की कोशिश है कि अमन हो। जंग तो मुसल्लत की गई जिसका जवाब मिला। तो इंडिया में जो इंतहा पसंदाना सोच है वो इसमें कितना कंट्रीब्यूट करती है? देखिए, सोच इंतहा पसंदाना हर मुल्क में होती है। अब इसको छोड़ दीजिए, बीजेपी पर्सपेक्टिव जो है मुद्दित्वा मैं कहता हूँ, हिंदुत्व है, मैं मुद्दित्वा कहता हूँ। ये 2014 के बाद उनके बाद आई है। इंडिया के साथ कोई बातचीत मीनिंगफुल, कोई चीज कामयाब नहीं होगी जब तक मोदी है। इस वजह से ये जो ट्रंप का है, आप देखेंगे ट्रंप के लिए मोदी और तरीके से इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस जो है ना, मोदी की जो इंडिया का बिजनेस है वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वो मोदी को अगर इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो मुझे मुश्किल लगता है। फिर मैंने कहा कि
अगर हमारी तरफ से एक बंदा कोई स्ट्रांग बैठ के नेगोशिएट करने वाला हो तो ये एक अच्छा मौका है। लेकिन जो इसके अलावा हमारे मौजूदा सियासी काडर जो हैं, जो जाली तरीके से मुंतखब हुए हैं, फॉर्म 47 के लोग हैं, पार्लियामेंट जाली है, तो ये लोग नेगोशिएट नहीं कर सकते उस मजबूती के साथ जिसके लिए हमें अब एक अच्छा सुनहरी मौका मिला है कि हम बात कर सकें। बस ये है। सही। अच्छा, इसके अलावा जो खालिस्तान की तहरीक को भी आपने देखा होगा, तो अब क्या समझते हैं कितना इंडिया के लिए ये खतरा है खालिस्तान की तहरीक? देखिए, ये तो बड़े अरसे से चल रही है, तो इंडिया ने अभी तक तो सारा कंट्रोल किया हुआ है और मैं नहीं समझता कि हम कोई चीज़ दखल अंदाजी कर सकते हैं। हमें पहले अपने मुल्क की खैरियत देखनी चाहिए। और कश्मीर का जो है, कश्मीर पे असल जो 19 के बाद उसने वो 370 और 35 वो किया। हम में तो इतनी नहीं कि हम कश्मीर का मुकदमा ठीक तरीके से लड़ सकें। ये इमरान खान ने एक स्पीच की थी जनरल असेंबली में 19 में जब वो हुआ, वो स्पीच 40 मिनट की थी, वरना आम लोग 10 मिनट की तकरीर पढ़ के करते हैं, इसने बगैर किसी चीज़ के। और मैंने उस वक्त ये कहा था टेलीविजन पे कि मेरे मुल्क के 100 सफ़ीर जो थे वो 70 सालों में वो नहीं कर सके कश्मीर के हवाले से जो इस बंदे ने जनरल असेंबली में इन 40 मिनटों में कर दिया। दुनिया करोड़ों बंदे सुन रहे, मिलियन सुन रहे थे और उनको कश्मीर के बारे में हक़ाइक़ पता चले। जिस तरीके से इसने प्रेजेंट किया था केस, तो इस तरह का बंदा होता है जो अपने को मुकदमे लड़ता है और अपने मुल्क के मुफाद की प्रोटेक्शन करता है। वो नहीं होता पर्ची पढ़ने वाले बंदे कभी मुल्क के मुफाद की पर्ची वो नहीं कर सकते। वो बैठ के पढ़ेंगे कि जी आप कश्मीर का मसला हो, आर्टिकल फलां करते, वो बाद में घर पढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें सोचने की जरूरत है। सही। अच्छा, रिसेंटली जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी उसमें भी रेजोल्यूशन गई इस मसले के हवाले से, तो वहाँ पे पाकिस्तान को कितनी सपोर्ट जो है वो मिल सकी? देखें, वहाँ भी असल इन्फ्लुएंस 5 मेंबरों को होता है जो परमानेंट मेंबर होते हैं, नॉन परमानेंट पाकिस्तान मेंबर है। आपको सपोर्ट इस लिहाज से मिली कि लोगों ने कहा कि जी दोनों डिसंगेज करें, आप न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, तो उस लिहाज से नहीं कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया उन्होंने दोनों को अर्ज किया है। और दुनिया सारा, चीन ने भी यही बात की, रूस ने भी यही बात की, अमेरिका भी यही बात कर रहा है। वो चूंकि हमारी इंडिया और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इक्वेशन है, ये पेक्यूलियर न्यूक्लियर इक्वेशन है। दूसरी कोई भी न्यूक्लियर ताकतें आपस के बॉर्डर शेयर नहीं करते, वो कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में पैदा हुए थे। हम इंडिया और पाकिस्तान डिस्प्यूट्स के नतीजे में न्यूक्लियर बने थे। इस वजह से हमारी इक्वेशन जो है वो फ्रेजाइल है, वोलेटाइल है और बहुत खतरनाक है। तो हमें बहुत ही मोहतात हमारी तरफ से कुछ ये NCA वगैरह की बातें हो रही थी, नेशनल कमांड अथॉरिटी वगैरह, ये नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर की बात ही नहीं करनी चाहिए। जिस वक्त हम न्यूक्लियर ताकत बने थे, मैंने उस वक्त यही कहा था कि ये वेपन्स यूज करने के लिए नहीं होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स। हम नेबर भी हैं, जाहिर है, सिर्फ डिटरेंट होता है, एक विजिबल। अगर इस्तेमाल हो गया तो फिर उसको कहते हैं मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। दोनों मुल्क अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे, वो सिर्फ खुद भी तबाह नहीं अपने आप को करेंगे, बल्कि दुनिया को करेंगे। इस वजह से हमसाए नहीं जी, दुनिया आज तक भी जो हिरोशिमा नागासाकी के लोग हैं, वो बेचारे आजकल भी दुनिया भर में वो उसी तरह माजूर पड़े हुए जितने लोग हैं। तो ये चीजें सोचने वाली हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर ताकतें, हमारे लिए प्रायोरिटी सिर्फ ये होनी चाहिए कि न सिर्फ हम दोनों आपस में दोस्त अच्छे ताल्लुकात से रखें, हम कश्मीर सब मसले आपस में भी कर सकते हैं अगर सही हो, क्योंकि असल तो इंडिया हमारी बैकडोर क्यों नहीं डिप्लोमेसी हो आप देखें इंडिया के साथ। जी देखिए, बात सुने, असल बात ये है कि इंडिया इस वजह से नहीं, इंडिया को एडवांटेज मिला हमारे सियासतदानों की जो अप्रोच रही है। अब मैं मिसाल देता हूँ, जब से मोदी आया है 2014 में आया, आते ही उसने ये कहा, सार्क के जो हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट थे उनको इनवाइट किया दिल्ली कि आओ, इसकी रस्म ताजपोशी होनी थी, यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी को मैं रस्म ताजपोशी कहता हूँ। तो उस पर बुलाया
और मैंने नवाज शरीफ को मना किया था, मैं और कोई ऑफिशियल नहीं, मैंने पब्लिक में अपील की थी कि खुदा के लिए ना जाना, क्योंकि वो अपने आप को रीजनल असेंडेंसी दिलाना चाहता है इंडिया को कि चौधरी, तो वो हो। और वही हुआ, नवाज शरीफ चला गया, उसने ये 7 जो हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट थे उनको कतार में खड़ा करके उन्होंने हाथ इसके साथ मिला के मुबारकबाद दी, यानी वो चौधराहट मिल गई उसको 14 में। और फिर उसके बाद ढाका जाता है, वहाँ हसीना वाजिद को कहता है कि इंडिया ने तुम्हें आज़ाद करवाया था, अब तुम देखते जाओ, ये उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को कैसे फिक्स करता हूँ। उसके बाद फिर यके बाद दीगरे, कभी उड़ी, कभी पठानकोट, कभी पुलवामा, तो ये पहलगाम, ये सारे इसके हथकंडे हैं जिनको करके पाकिस्तान को टेररिस्ट रियासत शो करना चाहता था। वो एक इसके आने से पहले, इसके इक़्तिदार में आने से पहले से भी जो हुकूमत थी वो भी यही चीजें कर रही थी। समझौता एक्सप्रेस पे हमला किया, चिट्टी सिंहपुरा में सिख मारे गए थे, उनको सारा पाकिस्तान पे ब्लेम करके पाकिस्तान को एक टेररिस्ट रियासत करने की कोशिश करते थे। तो मकसद मेरा है कि अगर हम अंदर से मजबूत हों, और इंडिया, ये जो मोदी है, ये जातियों शादियों, जब आप उस हद तक चले जाएं, और जब इंडिया का मीडिया ये कहे कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है कि अब तो फ्रूट्स बहुत नीचे आ गए हैं, या नवाज शरीफ और मोदी की दोस्ती से, कि अब वक्त आ गया है कि हम अपना जो एजेंडा है उस पर अमल करें। तो ये उस असल बात ये है, हमारे सियासतदानों ने इस मुल्क को इतना कमजोर कर दिया है, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, जिसकी वजह से हमारे दुश्मनों को शय मिलती है कि वो फायदा उठाते हैं। बस अब जाके आप कभी अजरबैजान चले थे, बेलारूस, वो क्या है, बेलारूस है, इनसे क्या तलाश कर रहे हो भाई? तुम्हारी अपनी जो लोकेशन है वो इतनी अहमियत की हामिल है, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपनी टांगों पे खड़े हो, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं। जो सिक्योरिटी की मसाइल है, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, वो तो अफगानिस्तान की वजह से तो है ना, वो उसको कैसे देखते, वो उससे कैसे पाकिस्तान वो तो बात मुशर्रफ ने की थी ना, वो जंग जो अमेरिका ने अफगानिस्तान खींच के ले आया, नहीं मैं बताऊं, खींच के लाया था और पाकिस्तान को बैटल ग्राउंड बना, उसको 70-80 हज़ार पाकिस्तानी मर गए, हमारे हवाई अड्डों से ड्रोन उड़ते थे, जाके पाकिस्तानियों को मारते थे। तो वो जंग हमने खुद लड़ी, और उसके बाद जो वहाँ तालिबान जो हैं, हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, यानी अमेरिका हर चीज हमें कहता था। ये जब था, अमेरिका ने हमसे कहा कि हमारे तालिबान से सुलह करवा दो, जब ये था ट्रंप पहले उसमें आया, उसने शुरू करवाया, तो ये इमरान खान ने वो जो तालिबान के साथ करवा के 22 में एग्रीमेंट करवा दिया वो, और ये उसके फौरन वही तालिबान तो नहीं हमारे के खिलाफ जो जिनके साथ सुलह हुई थी। ये देखिए, ये चीजें ये भी कहा जाए, आप लोगों को दरअसल हकायक का पता नहीं होता। मैं बताऊं, असल चीज ये है कि जब 22 का एग्रीमेंट हुआ था, तो वो एग्रीमेंट होते ही हमारे अंदर तब्दीली आ गई थी। वो बाजवा ने चूंकि इमरान के साथ इख्तलाफात हो गए, और अमेरिका चूंकि नाखुश था कि बाइडन आ गया था ट्रंप की जगह, तो बाइडन वो वाज अनहैप्पी, क्योंकि इमरान खान से वो डरते थे कि ये बंदा उनकी बात नहीं मानेगा जो वो चाहते हैं। तो इस पे वो फिर इसकी नवाज शरीफ पे क्या है, इमरान की हुकूमत उतार दी गई, और फिर इमरान खान जो है वो चाहता था कि अफगानिस्तान में जो पीस एग्रीमेंट हुआ है उसको कंसोलिडेट करने के लिए फौज में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। जो DGISI था उसका रोल था वहाँ अफगानिस्तान में, तो वो इन्होंने बदल दिया। वो इस वजह से कि आपस के तल्लुकात वाले प्रॉब्लम से, तो हम लोग जो कुछ भी करते रहे हैं जाती मफादात की वजह से। वो बाजवा के जाती मफादात थे, वो समझता था कि ये इमरान इसको आर्मी चीफ बना देगा, उसने उसको उठा के कहीं और ट्रांसफर कर दिया। तो ये बातें लोगों के समझने की हैं, बजाय इस किस्म के प्रोग्रामों में मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो बात यह है कि जब तक आप खुद को मजबूत नहीं करेंगे, अंदर से खड़ा नहीं करेंगे, और जो IMF वाला चक्कर है वो खत्म नहीं करेंगे, और IMF से जान छूट सकती है हमारी। बिल्कुल, मैं तो बताता हूँ, रिसोर्सेज आपके हैं। ये जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर बैंकर आ गया है, ये शौकत अजीज भी बैंकर आया था, उसने मुल्क तबाह किया, हमारी मैशत खराब की। उसके बाद फिर शौकत तरीन आया, इसके बाद ये आया। ये आके सिवाय इनको वो होता है ना, कर्जे लेके डेबिट और क्रेडिट से निकलते नहीं है। इनको पता नहीं कि
कि मुल्क के जो कैपिटल मुआशी भी मसाइल है और नहीं सफारती मसाइल भी हैं। सुनिए, ये है कि ये जो लोन्स होते हैं वो कोई सरमाया नहीं होते, वो आप उससे कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते, वो एक लायबिलिटी होता है, पेमेंट करनी होती है। तो आप IMF से कर्जे लेके आप इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? अच्छा, कैसे कर, आपने अभी कहते हैं ना जी मिनरल रिसोर्स, कभी किसी हुकूमत ने उस तरफ नजर ही नहीं दौड़ाई कि हमारे नेचुरल रिसोर्स इतने हैं, उनको डेवलप किया जाए। और फिर जितना आप खर्च कर रहे हैं, यानी VIP कल्चर देख लीजिए, हरी नंबर प्लेट गाड़ियां जो सरकारी मुलाजमों को दी गई हैं, ये किसी मुल्क में नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में अंग्रेजों की रिवायत उन्होंने रखी हुई है। ये खत्म होनी चाहिए। कोई हरे नंबर की प्लेट नहीं, किसी सरकारी मुलाजम, किसी जज को, किसी पार्लियामेंटेरियन को, किसी भी सीनियर को ये खत्म होना चाहिए। आप तनख्वाह के साथ दे दीजिए पैसे। इसी तरह ये जो GOR आपके बना हुआ है लाहौर का, ये प्राइवेटाइज करें इसको। आप इतना, मैं कहता हूँ आज कर्जे सारे उतर जाएंगे, एक GOR प्राइवेटाइज कर देंगे, सारे मुल्क के करेंगे। तो आप बजाय आप एयरपोर्ट इस वक्त आउटसोर्स कर दें, उस फलां को दे रहे हैं। ये इन सियासतदानों की सोच है जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं, अपनी मैशत के हवाले से, अपनी सलामती के हवाले से, अपनी मुल्क का जो इमेज है ओवरऑल उसके हवाले से। तो जब तक आप अपने मुल्क को, अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को, उसको अपना एसेट नहीं बनाएंगे, बजाय उसको एक लायबिलिटी बना के रखने के, उस वक्त ये सब कुछ होता रहे। सही सही, बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद साहब आपका। आज के प्रोग्राम में तफसीली जिक्र हुई उन चीज़ों के हवाले से जो कि पाकिस्तान भारत जंग के बाद सामने आई हैं, और शमशाद साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए मसला कश्मीर के हवाले से भी, और अपनी डिप्लोमेसी को बेहतर करनी चाहिए, और पाकिस्तान का जो टेररिज्म के खिलाफ जो कारकर्दगी रही है या उसको खत्म करने में किरदार रहा है, उसको दुनिया में उजागर करना चाहिए। एक चीज, ये जो डिप्लोमेसी की बात की है, हमारा फॉरेन ऑफिस वन ऑफ द, जिस तरह इंडिया के फॉरेन ऑफिस है बिल्कुल उसी तरह के उस लेवल पे है। दुनिया में दोनों फॉरेन मिनिस्ट्रीज की इज्जत की जाती है यूनाइटेड नेशन में। मैं बता दूं, जब वहां ड्राफ्टिंग बनती है तो दोनों मुल्कों से वो फायदा, तो फॉरेन ऑफिस को हमारे लोग यूज नहीं करते, ये ऊपर बैठ के गलत, यानी कोई काम नहीं ले रहे। अब जिस तरह ये मिसाल हैं, इसमें अगर आप फॉरेन ऑफिस को यूज करें तो क्यों नहीं? नवाज शरीफ ने यूज किया था तो मुल्क न्यूक्लियर भी हो गया था, कारगिल से भी निजात मिल गई थी, इंडिया के साथ डायलॉग भी हो गया था। और फिर जब न्यूक्लियर कू हुआ है मुशर्रफ वाला, वो मुशर्रफ का कू नहीं था, वो नवाज शरीफ का कू था अगेंस्ट मुशर्रफ। तो जो फिर मुशर्रफ ने उनका तो मकसद, उस वक्त फॉरेन ऑफिस वाज प्लेइंग इट्स रोल। तो आजकल फॉरेन ऑफिस हमारा बहुत अच्छा है। बड़े सफीर, मैं बड़ा हैरान इम्प्रेस हुआ, आज एक लड़की हमारी सफीर है आयरलैंड में, बहुत अच्छा पाकिस्तान का केस बता रही थी। तो हमारे फॉरेन सर्विस में जो लेडीज इस वक्त बड़ी इफेक्टिव एफिशिएंट है, तो उनको इस्तेमाल किया जाए डिप्लोमेसी। पाक भारत के जो जंग के बाद पाकिस्तान की जो आलमी दुनिया में पोजीशन है उसके हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई, और शमशाद साहब का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को पूरी दुनिया में उजागर करना चाहिए, और दुनिया को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ना कि दहशतगर्दी फैला रहा है। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।